be making, I'ma burn 'em, I'ma murk 'em. If they playing with this fire, I'ma burn 'em. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईज़ एडू पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा में आने वाले जीएस क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जीएस क्लास। हमारा पहला सवाल है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा। लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क हेमेटाइट होता है, जिससे कि लोहे का निष्कर्षण किया जाता है बहुत ही कम खर्च पर। हमारा अगला सवाल है कि कॉपर पाइराइट किस धातु का अयस्क होता है। इसका राइट आंसर होगा तांबा। जी हाँ दोस्तों, तांबा का सबसे प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट होता है, जिससे कि बहुत ही आसानी से इसका निष्कर्षण किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि लैटिन शब्द टेरा रोस्सा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, टेरा शब्द का अर्थ क्षेत्र होता है और रोस्सा लैटिन वर्ड में लाल भूमि के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स टेरा रोस्सा का शाब्दिक अर्थ लाल मिट्टी या लाल भूभाग हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए गाड़ी का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 के बराबर या उससे अधिक। फ्रेंड्स, गियर अनुपात का मतलब होता है कि आंतरिक गियर का कोणीय वेग और बाह्य गियर का कोणीय वेग, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे गियर अनुपात कहते हैं। इसे 1 या 1 से ऊपर रखने से इंजन बंद नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का स्थान आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। वर्धमान महावीर अथवा भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंडग्राम, जो कि वैशाली में स्थित है। भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म स्थल लुम्बिनी है, जो कि वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। भगवान बुद्ध वहाँ से सत्य अर्थात ज्ञान की खोज में निकल पड़े और बोध गया में आकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी प्रश्न से रिलेटेड हमारा अगला सवाल बनता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो मैंने जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका जवाब देने की कोशिश की थी कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की खोज में निकल पड़े तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रासायनिक ऊर्जा, यानी कि विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। दरअसल उसमें जो पदार्थ उपयोग होते हैं उनके अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा ही सेल यानी कि बैटरी में वह विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। अब हमारा अगला सवाल है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा श्रृंखला बंधन, यानी कि तारों को जब एक अंत से दूसरे अंत तक, वन एंड से सेकेंड एंड तक जब हम जोड़ देते हैं तो यह प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। हमारा अगला सवाल है कि फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सीसा और टीन। दरअसल फ्यूज तार में ये 2 धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें टीन की मात्रा 63% और सीसा 37% होता है। इसका गलनांक कम होता है, जिससे फ्यूज तार हमें परिपथ से सुरक्षा करता है विद्युत आघातों से। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किस तार का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। दरअसल टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो लगा होता है उसमें टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है ताकि वह जल्दी न गले।
हमारा अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि विद्युत बल्ब में किस प्रकार की गैस भरी रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा निष्क्रिय गैस। दरअसल निष्क्रिय गैस वैसी गैसें होती हैं जो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसी कारण जो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन होता है उससे अभिक्रिया नहीं करेगी और लंबे समय तक प्रकाश देते रहेंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं, मोडवैट क्या है। दरअसल मोडवैट एक प्रकार का उत्पाद कर है, लेकिन 1 अप्रैल 2000 से मोडवैट योजना का नाम बदल गया है और इसे सेनवैट के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। दरअसल गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो पृथ्वी या फिर अन्य आकाशीय पिंडों के द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो बल दूसरे को आकर्षित करती है वही गुरुत्वाकर्षण बल है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की भी खोज की थी और न्यूटन ने ही गति के नियमों को भी दिया था। दरअसल उन्होंने गति के लिए 3 नियम दिए हैं जो इस दुनिया में सभी वस्तुओं की गति पर लागू होते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। दरअसल कुछ लोग ऐसा मानते हैं या सोचते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, बट दरअसल आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एक्सोस्फीयर, या फिर हिंदी में उसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। दरअसल हमारी जो वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर वायु का जो पूरा घेरा है वह 5 परतों में बटा हुआ है और इसका सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। दरअसल किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं और बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य कर पाना संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शक्ति, जिसे इंग्लिश में हम पावर के नाम से जानते हैं। तो दरअसल कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो दरअसल इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के समीप बसा हुआ है। यहाँ चंदेल राजाओं के द्वारा कई सारे हिंदू मंदिर की स्थापना की गई, जिनकी स्थापत्य कला बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती है। इसमें जिस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो अपने आप में स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी बेजोड़ नमूने हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो दरअसल इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह सबसे पहले गुरु नानक देव थे, लेकिन 10वें और अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह हैं। हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो दरअसल इसका आंसर मैंने पहले भी बताया जब भगवान महावीर से जुड़ा हुआ सवाल आया था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। इसके बाद कोई तीर्थंकर जैन धर्म में अभी तक नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा भारती। दरअसल अंटार्कटिका में भारत का तीसरा जो शोध केंद्र बना है उसका नाम भारती रखा गया है। पहला केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से है और दूसरा केंद्र मैत्री के नाम से है। यह तीसरा केंद्र है जो वर्तमान में कार्यरत है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पौधों को हैलोफाइट कहा जाता है। दरअसल अलग अलग जगहों पर उगने वाले पौधे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नमक वाली मिट्टी में उगने वाले पौधों को हम हैलोफाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप चाहते रहें कि इसी प्रकार हमारे वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।